नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आप सभी का कंपटीशन 5 पर स्वागत करता हूं। साइंस की अगली क्लास में आज मैं ग्रेविटेशन में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी जो आज ये सेकंड उसका लेक्चर है। देखिए, आधा मैंने इसके पहले समाप्त किया है। जो मैं समाप्त किया है इसके पहले मैंने देखा है, यहाँ पर हमने देखा था एक्सीलरेशन क्या होता है, ग्रेविटी क्या होती है, इन तमाम चीज़ों को हमने समझा था। ऊंचाई पर जाने पर ग्रेविटी कम होती जाती है, गहराई पर जाने पर ग्रेविटी भी कम होती है, सरफेस पे ग्रेविटी ज़्यादा होता है, केंद्र पर ग्रेविटी पृथ्वी के शून्य हो जाता है, मास और वेट क्या होता है, इन तमाम चीज़ों को हमने समझा था। आज हम जो शुरू करने वाले हैं, प्लैनेट की थोड़ी सी चर्चा हमने किया था। आज हम इसी प्लैनेट से स्टार्ट करते हैं, इसके आगे का टॉपिक। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था कि प्लैनेट जो वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज के प्लैनेटाई वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज में इसे प्लैनेटाई शब्द कहा जाता है। प्लैनेटाई का एक्चुअली मतलब होता है रोटेट। रोटेट का मतलब है घूर्णन करना, कोई चीज घूमती रहे अपने अच्छे पर, इस तरह से बार बार इस तरह से घूमती रहे। तो अगर कोई चीज बार बार घूमती रहती है जिसको हम कहते हैं प्लैनेटाई, ये ग्रीक लैंग्वेज का टर्म है। तो इसी से प्लैनेट बनाया गया है। हमारे सौरमंडल का एक मुखिया है सूर्य, ठीक है। इस सूर्य के चारों ओर, सूर्य एक तारा है, आप जानते होंगे कि सूर्य एक तारा है जो हमारे जो मंदाकिनी गैलेक्सी है या मिल्की वे जिसे आप कहते हैं, मिल्की वे या इसी को हम मंदाकिनी कहते हैं। मंदाकिनी ये जो गैलेक्सी है, इसमें क्या है कि इस गैलेक्सी में अरबों तारे हैं, ठीक है। गैलेक्सी जो होती है ऐसे तारों की घूर्णनशील भुजाएं होती हैं जो बहुत से तारे होते हैं। तो इसमें हमारा जो सूर्य है वो इस तरह से सूर्य हमारी इस मिडिल स्टेज में पहुंचा हुआ है। यानी कि देखिए, यहाँ पर सबसे लास्ट वाले सिरे पर किसी तारे का जन्म होता है, तारा बनना शुरू होता है। जैसे जैसे आगे तारा बढ़ता है वह यंग होता जाता है। तो अभी मिडिल स्टेज में जब पहुंचा है हमारा सूर्य जो है, ये मिडिल स्टेज में है, तो यानी कि ये यंग पोजीशन में है, ठीक है। तो ये सब तारे हैं, बहुत से तारे हैं, यहाँ पर अरबों तारे हैं। ये धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, यानी वृद्धावस्था में जाते जाएंगे। एक समय यहाँ सेंटर पर पहुंचेंगे, यहाँ पर ये ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो हमारा सूर्य भी एक दिन क्या होगा कि इस तरह से सेंटर पर पहुंचेगा, जिसे ब्लैक होल कहते हैं। इस ब्लैक होल पे जाके यहाँ पे ये नष्ट हो जाएगा, तो पूरा सौरमंडल नष्ट हो जाएगा। तो इसको देखिए, इसकी कोई चिंता की बात नहीं, ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, अरबों साल इसमें लग जाएंगे। खैर, हम प्लैनेट पे आते हैं। तो प्लैनेट जो है जो घूमे, ऐसे ऑब्जेक्ट जो घूमते हो, कहने का मतलब किसके चारों ओर, सूर्य के चारों ओर घूमते हो, तारे के चारों ओर, जो किसी तारे के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में, ठीक है, घूर्णन करते हो, ठीक है, या घूमते हो, उनका चक्कर लगाते हो, खुद का भी चक्कर लगाते हो, घूर्णन करते हो, तो इन्हें हम लोग प्लैनेट कहते हैं, इन्हें हम लोग ग्रह कहते हैं, ठीक है। तो ग्रह वे होते हैं जो किसी तारे के चक्कर लगाते हैं, किसी तारे की ओर परिक्रमा करते हैं। इनका इतना ज़्यादा द्रव्यमान होना चाहिए, तो एक कंडीशन है ये कि इनका भाई एक चक्कर लगाने चाहिए किसी तारे का। दूसरी कंडीशन ये कि इनका इतना ज़्यादा मास होना चाहिए कि इनके घूर्णन के कारण इनकी एक लगभग गोलाकार आकृति प्राप्त हो जाए। इनका मास अधिक होना चाहिए, एक निश्चित इनका पथ होना चाहिए, पथ मतलब इनका एक रास्ता निश्चित होना चाहिए जिस पे चक्कर लगाएं। तो ऐसे पिंडों को, ऐसे ऑब्जेक्ट को ग्रह कहते हैं। तो हमारे सौरमंडल में अब तक लगभग 8 ग्रहों की खोज हुई है। पहले 9 ग्रह होते थे जिसमें ये प्लूटो को भी रखा जाता था, लेकिन प्लूटो को क्या किया गया, 2006 में जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की एक मीटिंग हुई थी उसमें साइंटिस्ट की, तो उन्होंने क्या किया, इस प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है प्लूटो को। प्लूटो ये वही है जो हम लोग हिंदी में यम जिसको कहते हैं, यम ग्रह, सबसे दूर का ग्रह मानते थे ना, यम ग्रह, छोटा ग्रह, दूर का ग्रह, बहुत ठंडा ग्रह, लेकिन ये ग्रह नहीं है, ये बौना ग्रह है, ड्वार्फ प्लैनेट, ठीक है। एक्चुअली होता क्या था भाई
कि जब देखा गया वैज्ञानिकों के द्वारा पाया गया कि इसकी जो एक कक्षा है, जो ये ऑर्बिट है ना, ये जो ऑर्बिट देखे ये फिक्स नहीं है, ये घूम रहा है, कुछ समय बाद इसकी ऑर्बिट धीरे धीरे एंगल बदलती जाती है, एक समय के बाद ये किसी दूसरे ऑर्बिट को ऐसे क्रॉस करके चला जाता है। जबकि प्लैनेट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी की ऑर्बिट में जाए, वह अपने ही ऑर्बिट में चक्कर लगाए, लेकिन प्लूटो में ऐसा होता है कि कई सालों बाद इस तरह की कंडीशन देखने को मिलती है। इसलिए प्लूटो को बौना ग्रह कह दिया गया कि भाई तुम बौरा जाते हो, जाओ, तुमको जरूरत नहीं है, तुमको बौना ग्रह कह दिए, ठीक है। सॉरी। और वैसे तो हमारे प्लेनेट में अभी जो मुख्य रूप से 8 प्लेनेट हैं, तो हमारे सूर्य, ये देखिए ये सूर्य दादा हैं जो कि सबको रोशनी दे रहे हैं। ये घर में एक मुखिया होता है ना, एक दादा होता है, एक परिवार होता है, वैसे सूर्य का अपना परिवार है, सौर परिवार। तो उस जिसका परिवार है उसी के नाम से ये रखा गया, इसी को सौर मंडल कहते हैं। तो सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वह है मरकरी, ठीक है, जिसे हम बुध कहते हैं। फिर आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे हमारी पृथ्वी आती है, ठीक है। तो ये है प्लेनेट। तो हम प्लेनेट पे नहीं जा रहे हैं। उसके बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बहुत से ऐसे छोटे छोटे पत्थरों की पूरी पट्टी है, यहाँ पर चादर पूरी फैली हुई है, यहाँ नहीं दिखा है लेकिन ये पूरी चादर फैली। उसके बाद ये बृहस्पति आता है जिसे जुपिटर कहते हैं, जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह भी है। जुपिटर जो है सबसे बड़ा ग्रह है, और ये बुध क्या है, सबसे छोटा ग्रह है, सबसे नजदीक का ग्रह है, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी सूर्य का चक्कर भी लगा लेता है, क्योंकि इसको बहुत कम दूरी तय करनी पड़ती है। जो सबसे दूर है ये वरुण, जिसे नेपच्यून कहते हैं, जो सबसे दूर का है, इसको सबसे ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती है। तो ये बेसिकली क्या है, ये ग्रह है। अगला जो हम आज पढ़ने वाले हैं, ग्रहों से संबंधित केपलर ने कुछ नियम प्रतिपादित किए थे, ठीक है। ग्रहों से संबंधित केपलर ने कुछ नियम प्रतिपादित किए। एक्चुअली था क्या कि इनके पहले भी बहुत से वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे, ठीक। जैसे कि मैंने इसके पहले बताया था कि एक समय चलता था जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट चलता था। मतलब लोग यही मानते थे कि सेंटर में जो है पृथ्वी है, बाकी सब चक्कर लगा रहे हैं, पृथ्वी ही मुखिया है, पृथ्वी के चारों ओर पूरी दुनिया घूम रही है। तो इस कॉन्सेप्ट को भू केंद्रित कॉन्सेप्ट या जियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट कहा गया। लेकिन बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने जब इस पर अलग से जब उस पर रिसर्च किया, तो एक वैज्ञानिक थे कोपरनिकस, ठीक है। जैसे भारत में क्या था, आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट ने अपना एक किताब लिखा था, 5वीं शताब्दी की बात है, जिसमें सूर्य को केंद्र मानने की बात की थी कि हाँ भाई सेंटर पे पृथ्वी नहीं सूर्य है। तो भारत में तो आर्यभट्ट ने पहले ही कह दिया था। लेकिन बाद में जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी क्या हुआ कि पोलैंड के एक ईसाई थे, पोलैंड आप देख रहे होंगे यूरोप में है। तो पोलैंड के एक ईसाई थे, ईसाई भिक्षु थे, ठीक है, ईसाई भिक्षु। तो इन्होंने, इनका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है इनकी। निकोलस कॉपरनिकस एक क्या कहते ईसाई भिक्षु थे। इन्होंने देखा और एक मॉडल प्रस्तुत किया। ये लगभग 1400 के आसपास की बात है, 1400-1500 के बीच में, 1400 से 1500 के बीच में। इनसे 1000 साल लगभग पहले जो थे आर्यभट्ट जो थे, इनसे 1000 साल पहले लगभग 5वीं शताब्दी में, 5th सेंचुरी में इन्होंने सूर्य से संबंधित ये बात बोल दिया था। लेकिन 1000 बाद पोलैंड के ये जो कॉपरनिकस है, तो इन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया। उस मॉडल में क्या किया कि सूर्य को सेंटर पर रखा और चारों तरफ बाकी चीजों को चक्कर लगवा दिए, ठीक है, ये बात कर दिए। अब देखिए इस समय, ये उस समय कह रहे हैं जब सब पृथ्वी को ही मुखिया मान रहे हैं। ऐसे समय जो गिरजाघर वगैरह थे, गिरजाघर के जो पोप वगैरह, पादरी वगैरह थे, सब अचंभित हो गए। अरे भाई ये क्या बोल दिया, ये तो अनर्थ कर दिया। तो इस सिद्धांत पर संदेह प्रकट किए। इसके बाद इसके समर्थक में गैलीलियो भी थे। इनके समर्थक में गैलीलियो भी आते हैं। लेकिन उस समय ये बात इतनी सबको बेकार लगती है
जैसे कोई मान्यता हम मानते रहते हैं ना, तो अब अगर हम उसके खिलाफ कुछ बोल दिए तो पूरा एकदम अर्थ का अनर्थ कर देते हैं, कहते हैं यो तुमने अधर्मी बात कर दिया। तो आस्था के विरुद्ध इन्होंने बात कर दिया था, पृथ्वी को केंद्र मानते थे, तो इनके ऊपर मुकदमा चला जाता है, इनको भागना पड़ता है। बाद में गैलीलियो ने भी अपना इस पर समर्थन व्यक्त किया था। इन सब बातों को देखिए ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति आए, एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम है जोहान्नेस केपलर, जोहान्सन केपलर कहा जाता है। इन्होंने क्या किया, इनके पहले एक वैज्ञानिक थे टाइको ब्रे, ये इन्होंने अपना पूरा जीवन ग्रहों को नग्न आंखों से देखने में बिता दिया। सिर्फ ये ग्रहों को देखते रहते थे। बहुत से इन्होंने आंकड़े इकट्ठा किए, बहुत से डाटा इकट्ठा किए ग्रहों को देखने में। अब इस डाटा को संग्रहित किए जोहान्सन केपलर, उससे एक थ्योरी प्रकट किए, एक थ्योरी बनाए, एक नियम बनाए, ठीक है। किसके? टाइको ब्रे के जो प्रेक्षण किए थे, जो आकाश को देखे थे, आसमान को देखे थे, ग्रहों को देखे थे, सब चीज़ों को, उन पर जो उनका पूरी कॉन्सेप्ट था, जो पूरा फैक्ट था, उसको लेकर केपलर ने एक नियम प्रतिपादित किया, ठीक है। तो ग्रहों से संबंधित इन्होंने नियम बना दिया केपलर ने, जिन्हें हम कहते हैं ग्रहों से संबंधित केपलर का आज नियम पढ़ते हैं। तो इन्होंने 3 नियम दिया, ठीक है। 3 नियम में देखिए, इसको पहले हम थोड़ा सा करते हैं ये सब कहानी, आप फिर से सुन लीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। देखिए केपलर ने 3 नियम दिया, ठीक है। पहला नियम क्या है? पहला नियम को हम कहते हैं कक्षाओं का नियम। पहले नियम का नाम है कक्षाओं का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ ऑर्बिटल, कक्षाओं का नियम, जो केपलर का प्रथम नियम है, ये कक्षाओं का नियम है भैया। इसको हम लोग कक्षाओं का नियम कहते हैं, रूल लॉ ऑफ ऑर्बिटल कहा जाता है। इसमें है क्या कि इन्होंने बताया कि जितने भी ग्रह होते हैं, जो भी ग्रह होते हैं, वह सूर्य के परितः एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में इस तरह से चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ सूर्य है और सूर्य के परितः इस तरह से दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। और सूर्य क्या होता है, इसके एक केंद्र पर स्थित होता है, एक नाभि पर स्थित होता है। कैसे? इन्होंने बताया कि जितने भी दुनिया में ग्रह हैं, ये सभी ग्रह जो हैं किसी तारे के चारों ओर या सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में, सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और सूर्य केंद्र पर स्थित होता है, नाभि पर स्थित होता है। आप कहोगे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा क्या है भाई? जैसे एक इस तरह से ऐसे चपटी हुई, ठीक है, और यहाँ पर कहीं एक और क्या होता है, सूर्य होता है। अब ये दीर्घ वृत्ताकार कक्षा आप बना सकते हो, बहुत आसानी से बना सकते हो। क्या करो आप, एक कील यहाँ गाड़ो, एक कील यहाँ गाड़ो, ठीक है, धंसा दो। इसमें एक धागा इधर बांधो, एक धागा इधर बांधो, दोनों तरफ धागा बांधो। और क्या करो, यहाँ पर पेंसिल इधर लगाओ, और पेंसिल लगा के खींच के इधर चारों तरफ इस तरह से घुमा दो। इस तरह से पेंसिल लगा के इस तरह से घुमा दो धागे में, तो जो संरचना बनेगी वो संरचना कुछ इस तरह की बनेगी, इस तरह की संरचना बन जाती है। तो इस संरचना को ही हम लोग कहते हैं, इससे लगभग वृत्ताकार यानी कि अंडाकार बनता है, इसे कहते हैं दीर्घ वृत्ताकार। तो कक्षाओं का नियम यही है, पहला नियम यही है। इन्होंने कहा कि जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। सूर्य उनके केंद्र पर होता है या एक नाभि पर होता है, किसी एक जगह पे, या तो इधर है या तो इधर है, एक नाभि पर स्थित होता है। यहाँ पर देखिए, ये जो क्षैतिज होता है ये दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये दूरी ज़्यादा होती है। और ये इधर क्या होता है, चपटा होता है, इधर दूरी ज़्यादा होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं दीर्घ अक्ष।
इसको कहते हैं दीर्घ अक्ष कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर की ओर ये जो होता है इसको लघु अक्ष कहते हैं, इसको लघु अक्ष कहते हैं। तो दीर्घ अक्ष को 2a से प्रदर्शित कर दिए और लघु अक्ष को 2b से प्रदर्शित कर दिए, ठीक है। तो ये है। और सेकंड अगर देखा जाए, इन्होंने ग्रहों से संबंधित जो दूसरा नियम दिया, उस नियम को कहते हैं क्षेत्रफल का नियम या क्षेत्रफलों का नियम। यानी कि जो ग्रह चक्कर लगाते हैं, उनके चक्कर लगाने से क्षेत्रफल का क्या संबंध है भाई? है संबंध, ठीक है। इसलिए है संबंध क्योंकि कोई भी, देखिए ये सूर्य है, यहाँ पर ये क्या है, ये सूर्य है। तो इसके चारों ओर जो ग्रह चक्कर लगाते हैं तो कभी सूर्य के पास से गुजरते हैं तो कभी सूर्य से काफी दूरी से गुजरते हैं, ठीक है। इस तरह से यही कक्षा तो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है। ये दूरी मैक्सिमम होती है, ये जो क्षैतिज दूरी होती है ये ज्यादा होती है, इसको दीर्घ अक्ष कहा जाता है। इसको 2a से प्रदर्शित किया गया कुल दूरी को, ये है दीर्घ अक्ष, दीर्घ अक्ष। और ये दूरी जो होती है ये कम होती है, ये चपटा होता है थोड़ा, तो इसको लघु अक्ष कहा जाता है, लघु अक्ष। और इसको, इस दूरी को यहाँ से यहाँ तक 2b लिया गया। अब क्षेत्रफलों के नियम में क्या है? क्षेत्रफलों के नियम में ये है कि अगर कोई ग्रह चक्कर लगा रहा है, कोई ग्रह अगर मान लेते हैं सूर्य का चक्कर लगा रहा है, तो अलग अलग समय में क्या उसकी स्थिति बनती है, अलग अलग समय में क्या कंडीशन बनती है। देखो भाई, जैसे मान लो 1 घंटा इधर चक्कर लगाया, 1 ही घंटा इधर भी चक्कर लगाया, तो समान समय में क्या होता है, कोई ग्रह सूर्य के चारों चक्कर लगाता है तो समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 1 घंटे में पहुंचा, तो सूर्य से इन दोनों बिंदुओं को सूर्य के केंद्र से मिला दो, तो ये जो क्षेत्र बना ये वाला क्षेत्र, ठीक है। और इधर 1 घंटा में P से P डैश पर पहुंचा, तो P से P डैश पहुंचने पर इन दोनों के बीच को ले जाके यहाँ पर केंद्र से सूर्य से मिला दो, तो ये क्षेत्रफल ये आपस में समान होते हैं। यानी कि सूर्य से मिलाने वाली जो रेखा है किसी ग्रह की, ग्रहों की चक्कर लगाने की जो रेखा है, अगर हम समान समय लें अलग अलग क्षेत्रों में, तो समान समय में जो होता है ये समान क्षेत्रफल पार करके आगे बढ़ती है। क्षेत्रफल में कभी भी कम ज्यादा नहीं होता। अब कहोगे ऐसा कैसे हो सकता है भाई? देखो होता ये कि यहाँ पर इस वाली कंडीशन में देखा जाए तो जो भी ग्रह है, मान लो पृथ्वी है, तो पृथ्वी सूर्य के समीप है, ये सूर्य के समीप है। जब समीप होता है कक्षा, जब समीप होती है सूर्य के, तो उस समय क्या होता है, स्पीड, इसकी जो वेग होता है ज्यादा होता है, वेग बढ़ जाता है, ठीक है। और जब ग्रह सूर्य से ज्यादा दूरी पर होती है इस वाली कंडीशन में, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वेग कम हो जाता है, ठीक है। वेग कम हो जाए, कहोगे यहाँ दूरी कम तय किया, यहाँ दूरी कम तय किया। देखिए दूरी नहीं कम तय किया, ये बराबर क्षेत्रफल मिलता है, ठीक है। तो निकट होने पर क्या होता है, सूर्य के निकट होने पर ग्रहों की गति अपेक्षाकृत क्या होती है, ज्यादा होती है। निकट होने पर गति ज्यादा होती है, दूर होने पर गति कम होती है। यही कारण होता है कि यहाँ पर जो क्षेत्रफल होता है दोनों स्थितियों में बराबर क्षेत्रफल पार करता है। यानी कि इधर का क्षेत्रफल और इधर के क्षेत्रफल दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी को कहते हैं क्षेत्रफल का नियम कहा जाता है। यही है आपका क्षेत्रफल का नियम। जो तीसरा, इन्होंने ग्रहों की गति से संबंधित एक तीसरा नियम दिया। तीसरे नियम को ही हम आवर्तकाल का नियम कहते हैं। आवर्तकाल का नियम। आवर्तकाल का नियम मतलब, आवर्तकाल क्या है, देख भाई, आवर्तकाल का मतलब जैसे आप क्या किए, इस पोजीशन से चले और चक्कर लगा के फिर इस पोजीशन पे पहुंच गए, ठीक है। इसी पोजीशन से चले और इसी पोजीशन से पहुंच गए, तो एक पूरा चक्कर कंप्लीट होने में जितना समय लगता है, 1 राउंड कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगेगा, उसी को हम लोग कहते हैं आवर्तकाल, उसे कहते हैं आवर्तकाल। तो अब यहाँ पे आवर्तकाल कैसे निर्धारित होता है, देखिए तीसरा नियम इन्होंने बताया कि किसी भी ग्रह का जो परिक्रमण काल होगा, परिक्रमण काल मतलब एक परिक्रमा करने का समय, परिक्रमण काल अभी मैंने बताया
कि कोई पिंड है, यहाँ से चलना शुरू किया, फिर से घूम के उसी पर आ गया, तो ये एक परिक्रमा कर लिया, तो इसका परिक्रमण काल। तो मान लीजिए पृथ्वी जो है यहाँ पर पृथ्वी क्या की, या इस पॉइंट से चलना शुरू की यहाँ से, और घूमते 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 फिर इसी पॉइंट पे आ गई, तो इसने मान लेते समय लिया टी, ठीक है, टी समय लिया। तो ये आवर्त काल जो है टी, परिक्रमण काल टी का वर्ग जो होता है, इसकी दीर्घ अक्ष का अर्ध भाग, ठीक है, अर्ध दीर्घ अक्ष, तो पूरा दीर्घ अक्ष क्या है 2a है, तो आधा क्या हो जाएगा a हो जाएगा। तो a के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है, ये इन्होंने बताया। तो इन्होंने प्रयोगों द्वारा सिद्ध करके बताया, ऐसे कोई चीज नहीं बता दिया। तो तीसरा नियम यही है कि जो भी एक चक्कर लगाने में समय लगता है, यानी परिक्रमण काल, उसका वर्ग जो होता है, जो दीर्घ अक्ष है उसका आधा अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ये समय दिखाने के लिए प्रदर्शित किया गया है कि उसके अनुक्रमानुपाती होता है, अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के या तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इन्होंने इस तरह से 3 नियम प्रतिपादित किए। उसके बाद हम आ जाते हैं कि गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, देखिए अभी मैं स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा नहीं पढ़ा हूँ, क्योंकि वर्क पावर एंड एनर्जी में इस चीज को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा बेसिकली होता है उसकी स्थिति के कारण। जब हम किसी पिंड को किसी ऊंचाई पर ले जाते हैं, जैसे ये धरती है, किसी पिंड को किसी ऊंचाई पर हाइट पर ले जाएंगे, तो हम ग्रेविटी होती है उसके विरुद्ध काम करते हैं। जो उसका गुरुत्व होता है धरती का, क्योंकि धरती का गुरुत्व नीचे की ओर ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो ये नीचे खींच रहा है, हम उसको ऊपर ले जा रहे हैं किसी वस्तु को, तो इसके विरुद्ध हम कार्य कर रहे हैं। तो कार्य बराबर होता है, देखो, बल गुणे विस्थापन, F इंटू यस, यस मतलब जितनी ऊंचाई पे लगे एच हो गया। तो अब बल क्या है, किसी वस्तु को ले जा रहे हो तो उसका भार, उसके भार के बराबर बल लगाना पड़ेगा, तो mgh, यही जो आता है यही गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा एक प्रकार का होता है। जैसे कोई बॉडी है, इसको हम क्या किए, किसी ऊंचाई पर ले जा रहे हैं या ऊंचाई पर, तो उसकी गुरुत्व के विरुद्ध हमको काम करना पड़ रहा है। तो ये जो गुरुत्व के विरुद्ध काम करना पड़ता है, इसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो कि किसी पिंड में उसकी स्थिति के कारण उसमें संचित रहता है। ठीक है, तो देखिए कोई भी अगर आप ऑब्जेक्ट को ले जाते हो ऊपर की ओर, तो उसकी गतिज ऊर्जा कम होती जाती है, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा ग्रेविटी नीचे की ओर बल लगा रहे, धीरे धीरे गति कम होती जाती है, एक समय के बाद गति 0 हो जाती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अब लौटता है, एक ऊंचाई जाने के बाद क्या होता है, लौटता है, तो जहां आपसे लौटा वहां पर उसकी गति एकदम 0 हो गई, तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। लेकिन जो पोटेंशियल एनर्जी U होता है, पोटेंशियल एनर्जी, ये मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम इसलिए होता है क्योंकि जितनी ज्यादा हाइट पाएगा उतने ज्यादा गुरुत्व के खिलाफ काम करेंगे, ग्रेविटी के खिलाफ काम करेंगे, और उतनी ज्यादा वो स्थितिज ऊर्जा में संचित होगा। यानी कि होता क्या है कि ये इस तरह से बेसिकली रिलेशन बनता है कि एक चीज घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, यानी गतिज ऊर्जा घटेगी तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, स्थितिज ऊर्जा घटेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से अब आना शुरू हुआ, तो जैसे जैसे नीचे आएगा स्पीड बढ़ती जाएगी धरती के पास, क्योंकि जितने करीब आएगा ग्रेविटी उतना ज्यादा होगी, स्पीड ज्यादा होगी, यानी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, तो यहाँ गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी। अब स्थिति धीरे धीरे घट रही है, तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कम होगी। तो एक दूसरे में बेसिकली ये बदलती रहती हैं। ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा है, जो कि यहाँ पर उसकी स्थिति के कारण होता है। ये सैटेलाइट, जैसे जब हमने सोचा कि अगर हम ग्रह पढ़ लिए हैं तो क्यों ना उपग्रह भी थोड़ा सा देख लें। देखिए सैटेलाइट क्या है, इसका मतलब होता है उपग्रह। जैसे सूर्य है, तो सूर्य के चारों ओर क्या कर रही है, पृथ्वी चक्कर लगा रही है, अर्थ। ठीक है, तो ये तो हो गया ग्रह। अब ग्रह के चारों ओर कुछ पिंड हैं जो चक्कर लगा रहे हैं, इनको हम कहते हैं उपग्रह। ग्रहों के चारों ओर निश्चित पथ में जो चक्कर लगाते हैं, इनको हम उपग्रह कहते हैं। तो पृथ्वी का तो केवल
पृथ्वी का तो केवल एक उपग्रह है जिसे मून कहते हैं, चंद्रमा। ठीक है, सिर्फ एक उपग्रह है चंद्रमा। वैसे उपग्रह देखिए दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, जैसे कि चंद्रमा किसी ने नहीं बनाया है, अपने आप है वो बना, इसे हम प्राकृतिक उपग्रह कहेंगे। जैसे मंगल के दो उपग्रह हैं, फोबोस डिमोस, शनि का है और बृहस्पति का है, इन सब के जैसे टाइटन है, गैनीमीड है, ये सब उपग्रह हैं। तो उसी तरह से ये प्राकृतिक उपग्रह में आते हैं। एक होता है कृत्रिम उपग्रह यानी मानव निर्मित उपग्रह। तो मनुष्य क्या है, यानी वैज्ञानिक अपनी सुविधा के लिए, संचार के लिए, ठीक है, मौसम के लिए, एजुकेशन के लिए, इन सब की जानकारी के लिए धरती के ऊपर ऐसे तमाम उपग्रहों को लॉन्च कर दिया है। धरती से ऊपर की ओर तमाम उपग्रहों को छोड़ दिया है जो लगातार पृथ्वी का इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं। तो आज के समय चूंकि हर देश उपग्रहों को भेज रहा है, उपग्रह बना बना के भेज रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने क्या किया था, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 ये भेजा, तो ये हमने क्या चंद्रमा पे भेजने के लिए भेजा। ऐसे हम उपग्रह भेजते हैं, एजुसैट है जो एजुकेशन से संबंधित है, और भी कई उपग्रह हैं जो धरती के चारों ओर भेजे गए हैं, चक्कर लगा रहे हैं। वो बेसिकली किसी उद्देश्य के तहत भेजा जाता है जो पृथ्वी का लगातार चक्कर लगाता रहता है और हमको जानकारी देता रहता है। तो आज हमारी पृथ्वी के ऊपर एकदम उपग्रहों का जाल सा बन गया है, ठीक है। और ये प्राकृतिक उपग्रह नहीं, ये मानव यानी मनुष्यों द्वारा, इंसानों द्वारा भेजे गए उपग्रहों का पूरा जाल सा बना हुआ है जो लगातार पृथ्वी को घेरे हुए हैं। तो मानव निर्मित उपग्रहों की संख्या बहुत ज्यादा है, हम जितना चाहें उतना यूज कर सकते हैं। अभी तो उसका स्पेस एक्स जो कंपनी है एलन मस्क की, अमेरिका की, और भारत में जो मित्तल की एयरटेल है, इन दोनों का पैचअप हुआ कि भाई हम लोग क्या करेंगे, इतने सैटेलाइट धरती के ऊपर लॉन्च कर देंगे कि पूरी धरती को क्या करेगा, ऑल ओवर कवर कर लेगा, और ये इंटरनेट प्रोवाइड करेंगे, पूरी दुनिया में इंटरनेट हम प्रोवाइड करेंगे सैटेलाइट के माध्यम से, और कहीं भी नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों से सैटेलाइट होता है, काम करने के लिए किया जाता है। तो आज हम देखने वाले हैं जो मुख्य चीज है इसमें, और एक वह है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या है या कक्षीय चाल क्या है, ठीक है। तो कक्षीय वेग और कक्षीय चाल का सीधा सा संबंध है कि ये है, मान लेते हैं धरती, और धरती के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से लगातार चक्कर लगा रहा है, ठीक है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित पथ पर चक्कर कोई लगा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, इस चाल को, एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाने वाली जो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी चाल को हम कक्षीय चाल, कक्षीय वेग कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पे इस तरह से चक्कर लगाता रहता है तो उसके केंद्र की ओर, केंद्र क्या है, केंद्र तो ये है, तो इस तरह से देखिए, ये केंद्र की ओर यहाँ देख रहे हैं एक त्वरण काम कर रहा है। ये जो ए दिख रहा है, इस त्वरण को कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र त्वरण, ठीक है। इस त्वरण को क्या कहते हैं, अभिकेंद्र त्वरण। तो अभिकेंद्र त्वरण जो होता है ए इक्वल टू होता है v स्क्वायर अपॉन आर। ये होता है v स्क्वायर अपॉन आर, मतलब कि जिस त्रिज्या पे ये घूम रहा है ये आर है, v क्या है, इसका वेलोसिटी है। ये जो दिख रहा है आपको, ये जो घूमता हुआ दिख रहा है इस दिशा में से, ये इसका वेलोसिटी है, और ये अंदर की ओर एक त्वरण काम कर रहा है। तो यहाँ से कह सकते हैं कि अंदर की ओर एक बल भी लग रहा है। तो ये जो बल लग रहा है F बराबर होता है m इंटू ए। तो यम ए की वैल्यू रख देंगे v स्क्वायर अपॉन आर, ए की वैल्यू रख देंगे v स्क्वायर अपॉन आर। v को हम मान सकते हैं यहाँ v0, कक्षीय चाल को मान लीजिए हमने ले लिया v0, तो यहाँ v0 ले लिया, यहाँ भी v0 ले लिया, ठीक है। तो ये बन जाता है एक बल mv0 अपॉन आर, ये होता है अभिकेंद्र बल। जैसे त्वरण जो लग रहा है अभिकेंद्र त्वरण, केंद्र की ओर जो अंदर की ओर त्वरण लग रहा है अभिकेंद्र त्वरण है, तो जो बल लग रहा है अंदर की ओर, जो बल बनेगा उसे कहेंगे अभिकेंद्र बल। इसी के साथ हम क्या लगा देंगे, बल। अब ये बल बेसिकली होता क्या है, पृथ्वी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल होता है।
पृथ्वी के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लगाया गया बाहर की ओर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो हम इस बल को F बराबर mv0² अपान r को हम इसके गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर रख सकते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, कैपिटल G होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान होता है m मान लेते हैं, वस्तु का द्रव्यमान m होता है बटे r², यानी कि पृथ्वी और इस वस्तु के बीच की दूरी, दोनों यहाँ पर हम एक दूसरे के बराबर मान सकते हैं क्योंकि उसी के कारण ये उत्पन्न होता है। तो देखिए वस्तु का द्रव्यमान आपस में कट जाता है, ठीक है, एक r से एक r कट जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बचता क्या है, Gme अपान r इक्वल टू v0²। तो हम v0 यानी कक्षीय चाल अगर निकालेंगे तो ये बनेगा स्क्वायर, उधर जाएगा रूट हो जाएगा Gme अपान r। ये कक्षीय चाल का फार्मूला होता है। हम चाहे तो एक फार्मूला और बना सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या बना सकते हैं, हम जानते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध, एक होता है G इक्वल टू Gme अपान re², re मतलब पृथ्वी की त्रिज्या का स्क्वायर। तो हम क्या करें, Gme के स्थान पे Gre² रख सकते हैं, Gme यही रहने दीजिए, Gre²। तो यहाँ से हम अगर रखें Gme के स्थान पर, यहाँ देखिए तो हमने रूट किया, Gme के स्थान पे हम रख सकते हैं Gre² अपान r। तो re क्या हो जाएगा, re अगर बाहर आ जाएगा तो re रूट से बाहर आएगा तो यहाँ पर बचेगा G अपान r। तो देखिए ये भी कक्षीय चाल का फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इस तरह से कक्षीय चाल जो एक निश्चित कक्षा में किसी पृथ्वी के चारों ओर कोई चक्कर लगा रहा है, किसी भी चीज के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो कक्षीय चाल होता है। इसमें एक केंद्र की ओर एक अभिकेंद्र बल काम करता रहता है जो उस पृथ्वी के द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। तो मैंने दोनों बल को बराबर कर लिया। अब इसमें देखिए वस्तु के, ये जो घूम रहा है इस वस्तु के द्रव्यमान का कोई प्रभाव ही नहीं है क्योंकि ये तो खत्म हो गया, ये कट गया, तो इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इस फार्मूले को भी हम आगे यूज करेंगे। अब हम देखेंगे इसके वेलोसिटी क्या होता है। इसके वेलोसिटी कहते हैं पलायन वेग। पलायन भाई बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे हम किसी भी चीज को जब धरती के से फेंकते हैं बाहर की ओर तो कुछ दूर जाके पुनः धरती पे गिरता है ना, लेकिन एक ऐसा भी वेग होता है जब आप उतनी तेजी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दो ना, उतनी तेजी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंक दो तो वो क्या करे, पलायन कर जाएगा। पलायन मतलब कि अगर पृथ्वी का गुरुत्वीय क्षेत्र इतना है तो ये उसके बाहर निकल जाएगा, पार कर जाएगा, कभी लौट के आएगा ही नहीं। इसी वेग को कहते हैं पलायन वेग। मतलब एक इतना वेग लगा के फेंक दो, इतना अधिकतम स्पीड से फेंक दो कि वह धरती के क्षेत्र को, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए। जब गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाएगा तो दोबारा लौट के आएगा ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में इस वेग को ही क्या कहते हैं, पलायन वेग कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके वेलोसिटी मिनिमम स्पीड होती है रिक्वायर्ड टू एस्केप बॉडी ग्रेविटी, यानी किसी भी वस्तु को ग्रेविटी के बाहर फेंक दो, बाहर निकल जाए, ठीक है। जिस भी वेग से फेंकोगे वही पलायन होगा। और इसमें क्या होगा, गति की जरूरत है ना। आप कितना गति दे सकते हो, जितना गति दोगे वह उसका गतिज ऊर्जा जो होगी वही पलायन ऊर्जा होगी, वही क्या होगी, पलायन ऊर्जा। अब देखिए होगा क्या, हम इसका फार्मूला देखें तो इसके वेलोसिटी को अगर हम वी से प्रदर्शित कर लें तो वी बराबर होता है √2Gme मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान अपान re मतलब पृथ्वी की त्रिज्या। इस तरह से re मतलब होता है पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला होता है। यहाँ पर भी ये वस्तु के द्रव्यमान, सैटेलाइट के द्रव्यमान से कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर क्या हुआ, एक सैटेलाइट क्या है, चक्कर लगा रहा है, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी कम है तो ये क्या होगा, ये रेड वाली लाइन आपको दिखा रही है कि ये धरती की ओर गिर जाएगी। लेकिन अगर इसकी स्पीड क्या है कि इतनी हो गई कि ये इसके गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाए, निकल जाए बाहर, तो ये होता है इसके वेलोसिटी यानी कि पलायन वेग, ठीक है। इसी को हम लोग पलायन वेग कहते हैं। तो इसका फार्मूला होता है वी यानी इसके वेलोसिटी
√2g_m_e/r_e। जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, जिसका मान मैंने बताया था 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। यमी क्या है? मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान। आर क्या? रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि पृथ्वी की त्रिज्या। हम इन सब को रखकर जी का मान, पृथ्वी का द्रव्यमान, आर का मान रखकर हम इसके वेलोसिटी की वैल्यू निकालेंगे तो 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आता है। जी हाँ, 11.2 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, या हम कह सकते हैं 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इसके वेलोसिटी। यानी कि धरती पर जो पलायन वेग है वह क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। अर्थात आप किसी बॉडी को अगर इतनी वेलोसिटी से धरती से ऊपर की ओर फेंक दो, 11.2 किलोमीटर मिनिमम, कम से कम है ये, इससे ज़्यादा फेंक दो कोई बात ही नहीं, इतना अगर कम से कम आप स्पीड लगा के फेंक दिए तो वह क्या होगी? ग्रेविटी को पार कर जाएगी। तो इसी वेग को पलायन वेग कहा गया। ठीक है, ये थोड़ा स्पीड ज़्यादा है, इसलिए हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल बना हुआ है, क्योंकि इतनी स्पीड पा ही नहीं पाता है। यही चंद्रमा पे जाओ तो वहाँ पर 2 के आसपास समथिंग कुछ है, 2 के आसपास है, तो 2 तो बहुत कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर वायुमंडल टिक ही नहीं पाता, वो पलायन कर जाता है। तो इसलिए चंद्रमा पर वायुमंडल की मात्रा नगण्य लगभग है। तो यहाँ पर ये हुआ इसके वेलोसिटी। तो ये अगर हम देखिए, जैसे अभी हमने क्या कहा, जी बराबर होता है g_me/re²। जी और जी में संबंध इसके पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया हूँ। तो यहाँ से अगर हम निकालें तो g_re² बराबर हो जाएगा g_me, क्योंकि मैं इस re² को इधर ले जाके गुणा किया, तो इस g_me के स्थान पर हम g_re² यहाँ रख सकते हैं। तो VE = 2g_me के स्थान पर रख देंगे g_re² re से re कट गया, तो VE यहाँ पर 2g, एक re अभी ऊपर बचा है, कि ऊपर 2 re था ना, तो एक re बचा है, तो ये फार्मूला बन जाएगा, इस रूप में बन जाएगा। तो ये है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं तो देखते हैं कि रिलेशन ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि VO और इसके वेलोसिटी पलायन वेग यानी कि VE में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। तो बेसिकली संबंध वही है कि दोनों को फार्मूले को आपस में रख दो साथ साथ। जब आप साथ साथ रखते हो दोनों के फार्मूले को, जैसे मैंने यहाँ पर देखा, हमने ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने क्या किया था, यहाँ देखिए ये आया था VO = g_me/r, VO = g_me/r आया है। तो VO = √g_me/r, और इसके वेलोसिटी VE = 2g_me/r, स्मॉल r, बस इतने अंतर है। अब इन दोनों में अगर रिलेशन लोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, तो सब चीज़ें तो मिल रही हैं, बस यहाँ √2 मिल रहा है। तो हो क्या जाएगा, VO जो होगा VE √2 हो जाएगा। ठीक है, या VO = नहीं, ये उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पर होगा क्या, जब हम दोनों में रिलेशन लेंगे तो इसको बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर दीजिए। बेसिकली क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए VO/VE। तो यहाँ पर हो जाएगा √g_me/r, यहाँ पर हो जाएगा √2 अलग कर लीजिए और √g_me/r। तो देखिए ये पूरा कट गया, तो हुआ क्या, 1/√2। तो अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो VE = आ गया √2VO। ठीक है, यानी कि इसके पलायन वेग जो है, पलायन वेग कक्षीय वेग का √2 गुना होगा। कहने का मतलब, अगर कोई सैटेलाइट
कोई सैटेलाइट इसके चारों ओर घूम रहा है, कक्षीय वेग से घूम रहा है। अब कक्षीय वेग अचानक से अगर √2 गुना हो जाए, अगर कक्षीय वेग √2 गुना हो जाएगा तो क्या होगा कि वह पिंड क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पलायन कर जाएगा। ठीक है, कक्षीय वेग कुछ भी है, मान लीजिए 5 है, इसका √2 अगर कर दिए तो इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, पलायन कर जाएगा। बस इतना सा संबंध है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जियो सैटेलाइट। जियो सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, इसे भू उपग्रह या भू स्थैतिक उपग्रह कहते हैं। भू उपग्रह या भू स्थैतिक उपग्रह मतलब ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी के जैसे परिक्रमा करते हैं। जिस तरह से पृथ्वी क्या करती है, घूर्णन कर रही है, पृथ्वी अब एक घूर्णन जो होता है 24 घंटे में कर लेती है। तो पृथ्वी जिस तरह से देखिए, पृथ्वी ये घूर्णन कर रही है ना, अपना चक्कर लगा रही है, उसी तरह से ये एक ऑब्जेक्ट भी उसके चारों ओर उतने ही समय में अपना उसका चक्कर लगा ले रहा है। तो पृथ्वी के घूर्णन समय के बराबर ही अगर कोई ऑब्जेक्ट पृथ्वी का एक चक्कर लगा ले रहा है एकदम उसी के साथ साथ, तो इसी कहते हैं भू स्थैतिक उपग्रह या भू उपग्रह, जो पृथ्वी के परिक्रमण काल के साथ साथ ये भी चक्कर लगा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पृथ्वी क्या हो रही है, अपना घूर्णन कर रही है, अपने ही अक्ष पर अपना ही घूम रही है एक लट्टू की तरह। और जैसे जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे वैसे ये देख रहे हैं आप एक ऑब्जेक्ट भी घूमते हुए यहाँ पर इस तरह से जा रहा है। तो ऐसे उपग्रह जो लगातार पृथ्वी के घूर्णन के साथ साथ घूमते रहते हैं, उसकी परिक्रमा करते रहते हैं, जैसे आप यहाँ पर क्लियर समझ सकते हैं कि जिस तरह से ये पृथ्वी इस तरह से ऐसे घूमते जा रही है, बिल्कुल वैसे ही ये ऑब्जेक्ट भी लगातार घूमते हुए जा रहा है। तो लगभग समय 24 घंटे का ही लगता है। 24 घंटे में ये इसका चक्कर भी कर लेता है, पृथ्वी अपना भी एक चक्कर कर लेती है। तो ऐसे उपग्रहों को ही भू स्थैतिक उपग्रह कहते हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट कहते हैं ऐसे उपग्रहों को। तो ये बेसिकली आप लोग को समझ में आया होगा। अभी इसी के आगे अब कोई टॉपिक नहीं बचा है, ये चैप्टर यहीं से समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आप सबको ये चीज़ें बेहतरीन ढंग से समझ में आ रही होंगी। तो आज के लिए आप सभी को धन्यवाद।